brought to you by Kuku FM. Download the app now. छठी शताब्दी की बात है। सेंट मुंगो नाम के एक पादरी स्कॉटलैंड आए। उन्होंने ग्लासगो नाम की जगह पर एक चर्च की स्थापना की। ग्लासगो का हिंदी में मतलब होता है खूबसूरत सी हरी भरी जगह। कालांतर में इसी शहर को ग्लासगो के नाम से जाना गया। 2005 में WHO ने ग्लासगो को यूरोप का मर्डर कैपिटल घोषित किया था, लेकिन अब इसका चाल चरित्र का सिक्का पूरी तरह से पलट चुका है। फिलहाल ग्लासगो स्कॉटलैंड की राजधानी है और धरती को बचाने की आखिरी उम्मीद भी। ऐसा कहने की वजह क्या है? दरअसल ग्लासगो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कि COP26 का मेजबान शहर है। COP26 को कई बार COP26 भी कहा जाता है। आज के शो में भी हम COP26 ही बोलेंगे। ग्लासगो में लगभग 200 देशों के नेता COP26 में हिस्सा लेने के लिए जमा हुए हैं। उनके ऊपर दबाव है कि वो धरती के सामने मौजूद पर्यावरणीय चुनौतियों को लेकर ठोस और समावेशी प्लान पेश करें। अगस्त 2021 में आई IPCC की रिपोर्ट के बाद से चिंताओं का ग्राफ बहुत ऊपर जा चुका है। IPCC की रिपोर्ट में कहा गया था कि COP26 में अगर बात नहीं बनी तो तबाही निश्चित है। आज हम समझेंगे IPCC की रिपोर्ट में क्या चेतावनी दी गई थी, COP26 की पूरी कहानी क्या है, ग्लासगो में हो रहे ग्लोबल समिट से दुनिया को क्या क्या उम्मीदें हैं, COP26 की आशंकाएं क्या हैं और अगर ग्लासगो में बात नहीं बनी तो क्या होगा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना, इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू FM, जहां आपको अलग अलग विधाओं में ऑडियो बुक्स का खजाना मिलता है। ऑडियो बुक्स माने बोलने वाली किताबें, इन्हें आप दूसरे काम करते हुए भी सुन सकते हैं और खूब ज्ञान बटोर सकते हैं। ये अंधकार से प्रकाश तक के सफर का मौसम है। इस दिवाली जिज्ञासा के दिए को रोशन करने का शानदार मौका आपके पास है। कुकू FM दे रहे हैं दिवाली स्पेशल वीक में 50% की छूट। आपको करना क्या होगा, बस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते समय दिवाली 50 का कोड डालना होगा। याद रहे ये कोड और ऑफर 1 से 7 नवंबर 2021 तक ही मान्य है। तो एक दिवाली किताबों वाली भी बनाकर देखिए और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सूचना समाप्त। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले IPCC की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। IPCC का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यूनाइटेड नेशंस का एक पैनल है। इसकी रिपोर्ट को अधिकतर देश मान्यता देते हैं। IPCC की स्थापना 1988 में हुई थी। ये हर 5 से 7 साल में जलवायु परिवर्तन से जुड़ा विश्लेषण पेश करती है। IPCC की पिछली विस्तृत रिपोर्ट अगस्त 2021 में आई थी। इस रिपोर्ट को 195 देशों ने मंजूरी दी थी। जब हमने कोयले, तेल और गैस का इस्तेमाल करना नहीं सीखा था, तब से अब तक धरती का तापमान औसतन 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। वैज्ञानिकों ने एक लिमिट तय की थी। उनका कहना था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी को झेला जा सकता है। नया अनुमान कहता है कि 21वीं सदी खत्म होते होते धरती का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। हम जिस रफ्तार से आगे जा रहे हैं, वैसे में इस आंकड़े को बहुत पहले भी पार कर सकते हैं। IPCC की रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया था? दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक हम इतिहास के सबसे गर्म मौसम में जी रहे हैं। हालिया समय में समंदर का जलस्तर बढ़ने की रफ्तार तिगुनी हो गई है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, इसे रोकना नामुमकिन है। इस सदी के अंत तक समुद्र का जलस्तर 2 मीटर तक बढ़ सकता है। साल 2150 तक ये स्तर 5 मीटर तक पहुंच जाएगा। 1950 के बाद से हीट वेव्स की संख्या लगातार बढ़ी है। आने वाले समय में इनका दायरा और बढ़ेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इन सारी समस्याओं की इकलौती वजह इंसानों की दखलंदाजी से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिकों ने साफ साफ कहा कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। Either you act on it or be ready to face the consequences। IPCC की रिपोर्ट से डर का कारण क्या है, ये भी आपको बताते हैं। इसकी वजह है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। दुनिया भर के मौसम में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहा है। चीन में बाढ़ और रेतीले तूफान, ऑस्ट्रेलिया, लेबनान, ग्रीस, इटली आदि देशों में बुश फायर, ब्राजील के वर्षावनों में आगजनी, समुद्र किनारे बसे कई शहरों पर डूबने का खतरा, अंटार्कटिका के ग्लेशियरों का पिघलना, ऐसी कई घटनाएं हैं जो पिछले कुछ समय से आम हो गई हैं। जैसे जैसे कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा, वैसे वैसे धरती के तापमान का ग्राफ भी ऊपर जाएगा। इस वजह से बाढ़, आगजनी, लैंडस्लाइड्स जैसी प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी होगी।
आईपीसीसी की रिपोर्ट में आगे का क्या रास्ता सुझाया गया था? रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को आधे और 2050 तक शून्य पर ले आया जाए तो तापमान को अनियंत्रित होने से रोका जा सकता है। हमारे पास ऊर्जा के नए और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। जलवायु के बारे में वैज्ञानिकों की समझ लगातार विकसित हो रही है। हमारी कंप्यूटर तकनीक का स्तर भी बढ़ा है। अब हम कहीं सटीक तरीके से मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जिस समय आईपीसीसी की रिपोर्ट बाहर आई, उसी समय COP26 की चर्चा भी तेज हो गई। इसमें 2015 के पेरिस एग्रीमेंट की समीक्षा होनी थी, साथ ही आगे के रास्ते पर सहमति भी बनानी थी। अब वो समय आ चुका है। 31 अक्टूबर 2021 को COP26 की शुरुआत हो गई। ये समिट 12 नवंबर तक चलेगा। कॉप की बैठकें यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC के तहत आयोजित होती हैं। UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस संधि पर 196 देश और यूरोपियन यूनियन के दस्तखत हैं। कॉप की पहली बैठक 1995 में बर्लिन में आयोजित हुई थी। इस साल ग्लासगो में कॉप की 26वीं बैठक हो रही है। जानते हैं ग्लासगो में किन बड़े मुद्दों पर इस बार फोकस होगा। पहला, कोयले के इस्तेमाल पर रोक। दूसरा, जंगलों की कटाई पर बैन। तीसरा, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा। चौथा, रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश। और पांचवा, तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कोस्टल डिफेंस सिस्टम का निर्माण। अगले 2 हफ्तों तक इसी को लेकर अलग अलग देशों के नेगोशिएटर्स आपस में चर्चा करेंगे, फिर उनमें सहमति बनेगी, तब जाकर एक कॉमन पॉइंट पर एकमत होने की संभावना है। इन सभी मुद्दों का लिंक सीधे तौर पर जनजीवन से जुड़ा हुआ है। ग्लासगो में लिए गए फैसले हमारी आपकी जिंदगी को भी प्रभावित करने वाले हैं। COP26 के अंत में घोषणा पत्र का ऐलान होगा। बैठक में शामिल हर एक देश को इस पर साइन करना होगा और उन्हें समझौते के हिसाब से तय मॉडस ऑपरेंडी पर आगे बढ़ना होगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद ग्लासगो में इतनी गंभीर चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आपको बताते हैं। पेरिस में तापमान की बढ़ोतरी की लिमिट को 2 डिग्री पर रखा गया। इसके लिए देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम या खत्म करने को लेकर टारगेट दिए गए। इन्हें नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी कि NDC कहा जाता है। हालांकि ये टारगेट तापमान वाले टारगेट को पूरा करने के लिए नाकाफी था। अगर पेरिस समझौते वाले NDC टारगेट को पूरा कर दिया जाए तो भी इस सदी के अंत तक धरती का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाएगा। पेरिस में फ्रेमवर्क तैयार करने वालों को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने उसमें एक और क्लॉज जोड़ दिया। क्या है वो क्लॉज? उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में इसकी समीक्षा की जाएगी। ये 5 साल दिसंबर 2020 में ही पूरे हो गए। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से बैठक को 1 साल के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। ग्लासगो में देखा जाना है कि पेरिस वाले समझौते का कितना पालन हुआ और लक्ष्य पूरा करने के लिए और क्या क्या करने की जरूरत है। COP26 में लगभग 200 देश शामिल हैं। उन देशों के हालात में बेहिसाब असमानताएं हैं। सबके यहाँ अलग अलग समस्याएं हैं। इस वजह से सहमति बना पाना बेहद मुश्किल होगा। COP26 की सफलता के रास्ते में क्या बड़ी चुनौतियां हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। पहली चुनौती है आर्थिक असमानता। विकसित देशों के पास पैसा है, संसाधन भी हैं, वे अपने बचाव का रास्ता तैयार कर लेंगे, लेकिन विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए स्थिति गंभीर है। विकसित देश उन पर कार्बन उत्सर्जन कम करने का दबाव डाल रहे हैं, जबकि कार्बन उत्सर्जन के मामले में विकसित देश बाकियों की तुलना में कहीं आगे हैं। विकासशील देश अभी नई तकनीकों के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। उन्हें इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारी रकम की जरूरत है। इस खर्च के लिए वे विकसित देशों पर निर्भर हैं। 2009 में अमीर देशों ने इसके लिए लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया था। हालांकि अभी तक वो लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। दूसरी वजह है भरोसे और साख की कमी। 2015 के पेरिस समझौते के दौरान अमेरिका और चीन साथ आए थे। कुछ द्वीपीय देशों ने जलवायु परिवर्तन को लेकर संगठन बनाया था। इन्हीं वजहों से पेरिस समिट को सबसे सफल बैठकों में से एक माना जाता है। 6 साल बाद हालात पूरी तरह बदले हुए हैं। अमेरिका और चीन के बीच तनातनी चल रही है। पश्चिमी देश रूस से उलझे हुए हैं। द्वीपीय देशों का संगठन ध्वस्त हो चुका है। गरीब देशों को दी जाने वाली मदद का वादा भी लंबे समय से पूरा नहीं हो पाया है। इन वजहों से कॉप की साख को भट्टा लगा है। कॉप में शामिल कई देश ये मान चुके हैं कि यूएन का मंच औपचारिक होकर रह गया है। वहां बातें अधिक और काम की परिपाटी बन गई है। इसलिए भी COP26 की सफलता का दावा संदिग्ध लग रहा है। तीसरी वजह है टालने की परंपरा। ग्लासगो में COP26 की शुरुआत से ठीक पहले G20 देशों की बैठक हुई। रोम में आयोजित बैठक में अमेरिका, भारत, रूस और चीन जैसे देश शामिल हुए।
G20 देश 75% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। बैठक में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की शर्तों का पालन करने को लेकर कोई आम सहमति नहीं बन सकी। पेरिस समझौते में तय हुआ था कि धरती के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने नहीं दिया जाएगा। बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस, सऊदी अरब और चीन पर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि हमने तो कदम उठा लिए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं, लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि चीन, रूस और सऊदी अरब ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विकसित देशों को फाइनेंशियल हेल्प मुहैया कराना चाहिए। G20 की बैठक में शामिल देश शून्य कार्बन उत्सर्जन को लेकर डेडलाइन तय करने में नाकाम रहे। चीन ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। उसने 2060 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखा है। भारत और रूस ने अभी तक ऐसी कोई डेडलाइन नहीं बताई है। रोम से ग्लासगो आते हुए यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, आई लीव रोम विद माई होप्स अनफुलफिल्ड बट एटलीस्ट दे आर नॉट बरीड। रोम में मेरी उम्मीदें अधूरी रह गई हैं, लेकिन वे पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। चीन, रूस और तुर्की ने सिर्फ अपना डेलीगेशन भेजा है। इन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक में नहीं आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादक देशों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने पहले कहा था कि वो COP26 में हिस्सा नहीं लेंगे। जब सहयोगी देशों ने दबाव बनाया तब वो आने पर राजी हुए। ये सब देखकर क्लाइमेट चेंज के प्रति नेताओं की लापरवाही का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए पॉलिसी एनालिस्ट ली शुओ ने कहा कि अगर G20 वाली लापरवाही ग्लासगो में भी कायम रही तो सब फेल हो जाएगा। COP26 के असफल होने की आशंका बढ़ी हुई है। अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर COP26 फेल हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जरूरी उपाय नहीं उठाए जा सकेंगे। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि जारी रहेगी। इससे तटीय शहरों के डूबने का खतरा बढ़ेगा। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 12 शहरों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। इस लिस्ट में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई भी शामिल है। और क्या होगा? वाइल्ड फायर की घटनाएं बढ़ेंगी। कई प्रजातियां हमेशा के लिए धरती से लुप्त हो जाएंगी। फ्लैश फ्लड्स एक आम समस्या हो जाएगी। तूफानों की तीव्रता और बढ़ जाएगी आदि। इतना समझ लीजिए कि इंसान और प्रकृति के सह अस्तित्व का स्वरूप हमेशा के लिए बदल जाएगा। इंसानों के लिए धरती पर रहना और मुश्किल हो जाएगा। अगर तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री पर रोक लिया गया तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं कहा जा सकता। नुकसान तो तब भी होंगे, लेकिन उनका दायरा कम होगा। अगर COP26 में सभी देश आम सहमति बना पाए तभी हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, वरना हमें कयामत के लिए तैयार रहना होगा। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी थाईलैंड से है। राजधानी बैंकॉक में सैन्य सरकार और राजशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट में हजारों लोग इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारी पिछले 1 साल से सरकार और राजतंत्र में सुधार की मांग कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का मुख्य मकसद सेक्शन 112 में बदलाव लाना है। इस सेक्शन के तहत राज परिवार के लोगों की आलोचना के लिए 3 से 15 साल तक की सजा का प्रावधान है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ने प्रोटेस्ट खत्म करने की अपील की है। प्रदर्शनकारी लंबे समय से उनका भी इस्तीफा मांग रहे हैं। पिछले साल सितंबर अक्टूबर के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर इकट्ठा हुए थे। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस के साथ छिटपुट मुठभेड़ की घटनाएं आम हैं। सरकार प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटती है। कईयों को राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद किया गया है। प्रदर्शनकारी जेल में बंद कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।